आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी से जुड़े एक आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये बाउंड्रीज नाम की एक किताब से आता है। बाउंड्रीज मतलब हमारी व्यक्तिगत सीमाएं। जरा एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां किसी को ना कहना लगभग नामुमकिन सा लगता है, जहां दूसरों की जरूरतें हमेशा आपकी जरूरतों पर हावी हो जाती हैं। इस किताब में किरदार है शेरी और उसकी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। उसका दिन शुरू होता है एक अजीब सी घबराहट के साथ। उसे अपनी बेटी के लिए स्कूल प्ले का कॉस्ट्यूम बनाना है, पर वो बना नहीं पाई क्योंकि पिछली रात उसकी माँ बिना बताए घर आ गई। वो थकी हुई थी, उसे काम करना था, लेकिन वो अपनी माँ को ये नहीं कह पाई कि वो अभी नहीं मिल सकती। फिर वो ऑफिस पहुंचती है जहां उसका बॉस जेफ दिन खत्म होने से ठीक पहले अपनी एक जरूरी रिपोर्ट उस पर डाल देता है और कहता है तुम ये कर लोगी है ना। और शेरी हमेशा की तरह सिर हिला देती है, जबकि अंदर से वो चीख रही होती है। शाम को उसकी दोस्त लोइस का फोन आता है जो घंटों तक बस अपनी परेशानियां बताती रहती है। शेरी को गुस्सा भी आता है, बोरियत भी होती है, पर वो बस सुनती रहती है। घर पर उसका बेटा टॉड कोई बात नहीं सुनता और पति वॉल्ट वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, इमोशनली बहुत दूर। तो दिन के आखिर में शेरी हर किसी के लिए सब कुछ करने की कोशिश में खुद को बिल्कुल अकेला, थका हुआ और नाराज पाती है। और यही बात इस कहानी को इतनी असरदार बनाती है। शेरी की कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की सच्चाई का आईना है। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हमारी जिंदगी एक प्रॉपर्टी की तरह है, और जब हम अपनी इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ साफ साफ बाड़ या प्रॉपर्टी लाइंस नहीं बनाते, तो दूसरे लोग अनजाने में या जानबूझकर हमारी जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। हम दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सीमाएं आखिर है क्या, इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है और इन्हें बनाने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। ये प्रॉपर्टी लाइंस वाला आइडिया सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। जब हम इमोशनल या स्पिरिचुअल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो उसका असल में मतलब क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ठीक उसी तरह हमारी व्यक्तिगत सीमाएं ये तय करती हैं कि मैं कहाँ से शुरू होती हूँ और कहाँ ख़त्म। ये बताती हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है। किताब में बाइबल के एक विचार का जिक्र किया गया जो कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ, लेकिन वहीं ये भी कहा गया है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यहाँ एक विरोधाभास सा लगता है। एक तरफ दूसरों का बोझ उठाना है, दूसरी तरफ अपना बोझ खुद उठाना है। बिल्कुल, और इसी बारीक फर्क को समझना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। हम दूसरों के प्रति जिम्मेदार हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, लेकिन हम उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स नहीं हो सकते। उनके फैसले, उनकी आदतें, उनकी खुशी, ये उनका बोझ है, हमारा नहीं। किसी के बोझ को उठाने में मदद करना और उस बोझ को पूरी तरह से खुद उठा लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब हम किसी और के फैसलों के बुरे नतीजों से उसे बार बार बचाने लगते हैं ना, तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि उसे कमजोर बना रहे हैं। अच्छा, तो अगर हमारी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आता क्या क्या है? मतलब किन चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है? तो इस किताब के मुताबिक हमारी इस बाउंड्री के अंदर कुछ बहुत जरूरी चीजें आती हैं। सबसे पहले है हमारी फीलिंग्स, यानी हमारी भावनाएं। ये हमारी हैं, कोई हमें गुस्सा दिला नहीं सकता। गुस्सा हमारे अंदर किसी स्थिति की प्रतिक्रिया के तौर पर पैदा होता है। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना सीखना होगा। फिर आता है हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार। हमारे कर्मों के अच्छे बुरे नतीजे भी हमारे ही होते हैं। इसके बाद है हमारे चॉइसेस, हमारे विकल्प। मुझे ये करना पड़ा या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था जैसी बातें अक्सर एक भ्रम होती हैं। हमारी जिंदगी हमारे छोटे बड़े फैसलों का ही नतीजा है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारे फैसले, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। और जब हम किसी और को अपनी भावनाओं या फैसलों को कंट्रोल करने देते हैं तो हम असल में अपनी पहचान का एक हिस्सा उन्हें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, उन्हें सौंप रहे होते हैं। यही इसका सार है। इसी लिस्ट में आगे हैं हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी टैलेंट्स मतलब हमारी प्रतिभाएं, और हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं।
हमें अपने विचारों का मालिक होना चाहिए, न कि दूसरों की राय को आंख बंद करके मान लेना चाहिए। हमारी प्रतिभाएं हमें मिली हैं और उन्हें विकसित करना, उन्हें इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी टूल, सबसे पहला कदम क्या है? सबसे बेसिक, सबसे छोटा और सबसे पावरफुल बाउंड्री सेटिंग शब्द है नहीं, नो। ये छोटा सा शब्द दूसरों को ये संदेश देता है कि आप एक अलग इंसान हैं, आपकी अपनी जरूरतें और सीमाएं हैं और आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं। सुनने में ये कितना सीधा और आसान लगता है, नहीं कह दो। लेकिन अगर शेरी की कहानी पर वापस जाएं तो पता चलता है कि ये एक शब्द कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। लोगों को इतनी दिक्कत होती क्यों है? ये वाकई में बहुत मुश्किल है और इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। किताब में ना 4 तरह के लोगों के पैटर्न के बारे में बताया गया है जिन्हें बाउंड्री से जुड़ी समस्याएं होती हैं। पहले वो जो हर बात में हाँ कह देते हैं, जिन्हें हम आज्ञाकारी या द कंप्लायंट कह सकते हैं। ये शेरी जैसे लोग हैं जो दूसरों को नाराज करने, किसी के प्यार को खोने या अकेले रह जाने के डर से गलत चीजों को भी हाँ कह देते हैं। उनका पूरा फोकस इस पर होता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरे छोर पर वो लोग होते होंगे जो ना सुनी नहीं सकते हैं, जो दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते और हमेशा अपने बात मनवाना चाहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अग्रेसिव कंट्रोलर्स, जो सीधे सीधे धमकाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं या रौब जमाते हैं, जैसे शेरी का बॉस जेफ। हाँ, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। और दूसरे होते हैं मैनिपुलेटिव कंट्रोलर्स, जो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये चालाकी से काम निकालते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या आपको दोषी महसूस कराकर अपनी बात मनवा लेते हैं। अच्छा, और बाकी 2 तरह के लोग कौन हैं? तीसरे हैं तो नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी वो लोग जिन्हें दूसरों की जरूरतों की कोई परवाह ही नहीं होती। वो गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं, अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। आप अपनी परेशानी बताते रहिए, उन पर कोई असर नहीं होता। शेरी का पति वॉल्ट, जो इमोशनली उससे दूर है, वो इसी कैटेगरी में आता है। और चौथे हैं दी अवॉइडेंट, यानी परहेज करने वाले। ये वो लोग हैं जो दूसरों से मदद या प्यार लेने से भी कतराते हैं। वो अपनी सीमाएं इतनी सख्त बना लेते हैं कि कोई अच्छी चीज भी अंदर नहीं आ पाती। वे किसी की मदद को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप इन चारों पैटर्न को देखते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है कि लोग ऐसे बन कैसे जाते हैं? कोई जानबूझकर तो अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। इन समस्याओं की जड़ें कहाँ होती हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों में बहुत गहरी छिपी होती हैं। एक बच्चे के लिए ना कहना उसके विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो अपनी अलग पहचान बना रहा होता है। अब जरा सोचिए, जब एक बच्चा अपनी माँ को किसी चीज के लिए ना कहता है और माँ नाराज होकर उससे बात करना बंद कर देती है या उसे सजा देती है, तो बच्चे को क्या संदेश मिलता है? कि ना कहना गलत है। हाँ, उसे लगता है अगर मैं ना कहूंगी तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वो अपनी सच्ची भावनाओं को दबाना और दूसरों को खुश करना सीख जाती है ताकि रिश्ते बने रहें। यहीं से कंप्लायंट पैटर्न की नींव पड़ती है। बचपन में अगर सीमाएं तय करने की इजाजत ना मिले या माता पिता खुद अपनी सीमाओं का सम्मान ना करें, तो ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो अगर किसी को ये एहसास होता है कि उसकी बाउंड्रीज में समस्या है और वो इसे ठीक करना चाहता है, तो क्या इसका कोई नियम या तरीका है? किताब में कुछ लॉज ऑफ बाउंड्रीज का जिक्र है, उनमें से कुछ दिलचस्प नियम क्या हैं जो असल जिंदगी में काम आ सकें? हाँ, किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताए गए हैं। चलिए 3 सबसे जरूरी नियमों पर बात करते हैं। पहला है द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, मतलब कर्म का नियम। जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसका मतलब है कि हर एक्शन का एक नतीजा होता है। जब हम किसी को उसके गलत व्यवहार के परिणामों से बार बार बचाते हैं, जैसे एक माँ अपने बेटे के हर कर्ज को चुका देती है, तो हम उसे कभी सुधरने का मौका ही नहीं देते। वो बेटा कभी सीख ही नहीं पाएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। बाउंड्री बनाने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहार के नतीजों का सामना करने देना। ये सुनने में कठोर लग सकता है, पर असल में यही सच्ची मदद है। ये बात तो बहुत गहरी है। हम जिसे प्यार समझकर किसी को बचा रहे होते हैं, असल में हम उसे और कमजोर बना रहे होते हैं। बिल्कुल।
और यहीं से दूसरा नियम आता है, द लॉ ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा का नियम। ये नियम हमें खुद से ये सवाल पूछने को कहता है, आप किसी की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप सच में प्यार की वजह से दे रहे हैं या किसी डर की वजह से? जैसे प्यार खोने का डर, किसी के गुस्से का डर, अकेले रह जाने का डर या खुद को बुरा इंसान समझे जाने का डर। किताब कहती है, पहले आजादी फिर सेवा। डर से की गई सेवा कभी खुशी नहीं देती, और यही सबसे बड़ा धोखा है। डर से की गई मदद प्यार जैसी दिख सकती है, लेकिन असल में ये रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। आप मदद भी करते हैं और अंदर से नाराज भी रहते हैं। ये एक धीमा जहर है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा है द लॉ ऑफ एक्सपोजर, प्रकटीकरण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बाउंड्रीज दूसरों को पता होनी चाहिए। मन ही मन में सीमाएं बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपनी सीमाओं को प्यार से लेकिन साफ साफ शब्दों में बताना जरूरी है। छुपी हुई नाराजगी और शिकायतें रिश्ते को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देती हैं। ईमानदारी से बात करना जरूरी है, भले वो उस पर मुश्किल लगे। ये तो हुई थियरी की बात। अगर हम वापस शेरी की कहानी पर जाएं और सोचें कि अगर वो इन सब नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाती, तो उसकी वो सुबह और उसका वो दिन कैसा दिखता? ये एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का बदलाव होता। बाउंड्रीज के साथ शेरी की जिंदगी बिल्कुल अलग होती। सोचिए, जब उसकी माँ बिना बताए घर आती तो वो दरवाजे पर उन्हें गले लगाती और प्यार से कहती, माँ आपको देखकर बहुत खुशी हुई, पर आपने आने से पहले बताया नहीं। मैं अभी टॉड की मदद कर रही हूँ और मुझे बहुत काम है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या हम कल दोपहर में कॉफी के लिए मिल सकते हैं? वाह, मतलब उसने अपनी माँ को मना भी कर दिया और उन्हें ये भी महसूस कराया कि वो उनसे प्यार करता। एग्जैक्टली। फिर जब उसकी दोस्त लोइस का फोन आता तो वो कहती, लोइस मुझे तुमसे बात करनी है, पर मेरे पास अभी सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मुझे निकलना है। इससे वो अपनी दोस्त की मदद भी कर पाती और अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखती। ऑफिस में अपने बॉस जेफ को वो साफ साफ और सम्मान के साथ बताती, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आज शाम तक इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार करना मुमकिन नहीं है। मैं इसे कल सुबह सबसे पहले पूरा कर सकती हूँ। हो सकता है जेफ को ये सुनकर अच्छा ना लगे, पर इससे उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। और घर पर अपने बेटे और पति के साथ उसके रिश्ते कैसे बदलते? अपने बेटे टॉड के लिए वो और उसका पति वॉल्ट मिलकर कुछ नियम बनाते और उन पर टिके रहते, जैसे होमवर्क का समय, टीवी का समय। इससे टॉड का व्यवहार स्कूल और घर दोनों जगह सुधरता, क्योंकि उसे पता होता कि उसकी सीमाएं क्या हैं। और सबसे मुश्किल, अपने पति वॉल्ट के गलत बर्ताव पर चुप रहने के बजाय वो उसे बताती कि जब वो इमोशनली उससे दूर रहता है तो उसे कैसा महसूस होता है। ये बातचीत बहुत मुश्किल होती, इसमें टकराव होता, लेकिन इसी टकराव से उनका रिश्ता ज्यादा सच्चा और मजबूत बनने की संभावना पैदा होती। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि शेरी वही इंसान है, लेकिन सिर्फ ना कहना और अपनी सीमाएं तय करना सीखने से वो एक असहाय इंसान से एक सशक्त इंसान बन गया है। ये कमाल का बदलाव है। लेकिन एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है, क्या ये सब करना थोड़ा स्वार्थी नहीं है? पढ़ा गया है कि बाउंड्रीज बनाना स्वार्थी होना है। असल में बाउंड्रीज एक रक्षात्मक, एक डिफेंसिव टूल है, आक्रामक या ऑफेंसिव हथियार नहीं। ये आपको दूसरों के गलत व्यवहार, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों या उनके कंट्रोल से बचाने के लिए है। ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक सच्चा और स्वस्थ रिश्ता तभी बनता है जब उसमें दो आजाद लोग हों जो एक दूसरे से प्यार करें, इज्जत करें, लेकिन अपनी पहचान न खोएं, जहां ईमानदारी हो और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना, अपने फैसलों, अपनी भावनाओं और अपने समय की जिम्मेदारी खुद उठाना ही असली आजादी है। ये खुद को और दूसरों को, दोनों को ज्यादा सम्मान देने का एक तरीका है। सही कहा। इसका मकसद लोगों को खुद से दूर करना नहीं, बल्कि ऐसे स्वस्थ रिश्ते बनाना है जहां प्यार, डर, अपराध बोध या मजबूरी से नहीं, बल्कि दिल से और आजादी से किया जाए। जहां दो लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रख सकें। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है और इसमें टकराव भी होते हैं, लेकिन अंत में जो रिश्ते बचते हैं या बनते हैं वो ज्यादा सच्चे और मजबूत होते हैं।
इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, और ये थोड़ा आध्यात्मिक है लेकिन बहुत गहरा है। किताब ये सवाल उठाती है, अगर हमें इंसानों को ना कहने में या उनकी ना सुनने में इतनी मुश्किल होती है, तो इसका हमारे भगवान के साथ या ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, जो भी आप माने, उस रिश्ते पर क्या असर पड़ रहा होगा? क्या हम अनजाने में उस बड़ी शक्ति को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हर इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं? या हम एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां हम उनकी ना का भी सम्मान करते हैं, ये भरोसा रखते हुए कि शायद इसमें भी कोई भलाई छिपी हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अपने रिश्तों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और अपनी आस्था दोनों को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।